Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So now we are going to discuss about the replication. इस वीडियो में हम लोग रेप्लिकेशन का बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. रेप्लिकेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए, है ना. डीएनए की कॉपीज बनना, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन. और हमें पता है कि डीएनए खुद रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपीज को खुद बना सकता है. ठीक है, और अपनी सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को वो प्रोड्यूस करता है. डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो है सेमी कंजर्वेटिव. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, और दो स्ट्रैंड से आप ये दोनों स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट करते हैं. एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं. अब वो दोनों स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट करते हैं और आपके दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा है उस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एक स्ट्रैंड जो होगा वो पेरेंटल होगा और एक स्ट्रैंड जो होगा वो न्यू स्ट्रैंड होगा. ठीक है, तो मतलब कि ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होती है. ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एक स्ट्रैंड जो होगा वो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक स्ट्रैंड होगा वो न्यू डीएनए होगा. मतलब पूरी तरह से कंजर्वेटिव नहीं है और पूरी तरह से आप कह सकते हो कि बिल्कुल डिफरेंट भी नहीं है. तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है डीएनए रेप्लिकेशन का. ठीक है, और ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो एविडेंस दिया था वो मैसेल्सन एंड स्टाल ने दिया था. ठीक है, तो ये आपका डीएनए स्ट्रैंड था. ठीक है, डीएनए का मॉलिक्यूल था, उसके अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए और उसके अगेंस्ट एक एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना. तो दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन गए आपके पास. ठीक है, उसमें एक आपका पेरेंटल स्ट्रैंड रहा और एक आपका न्यू स्ट्रैंड जो है वो बन गया. दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए. ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होती है? एक वो साइट जहां से डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है. अगर कोई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं हुई तो कोई भी डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी. ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है और यूकैरियोट्स के अंदर आपके पास मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं जिसको आप रेप्लिकॉन्स बोलते हो. ठीक है, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की तरह काम करते हैं. इन डीएनए सीक्वेंसेस को इनिशिएटर प्रोटीन्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं और रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको आप रेप्लिजोम भी बोलते हो. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रियास में, कुछ वायरसेस में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं. ये सीक्वेंसेस डिफाइंड होते हैं, रिकॉग्नाइजेबल सीक्वेंसेस होते हैं. बट यूकैरियोट्स में जो इनिशिएटर प्रोटीन्स होते हैं वो 80 रिच रीजन्स के साथ बाइंड करते हैं लूजली और कोई भी उनके पास यूनिक या कंसेंट सीक्वेंस नहीं होता है. ठीक है, हम यूकैरियोट्स की जो रेप्लिकेशन है वो अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे. प्रोकैरियोट्स में इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. प्रोकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्रोकैरियोट्स में या माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में या वायरस के अंदर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो स्पेसिफिक होते हैं, रिकॉग्नाइजेबल होते हैं और कंसेंट सीक्वेंसेस उसमें होते हैं. ठीक है, प्लाज्मिड, जैसे प्लाज्मिड की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मिड में PB3R22 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. ठीक है, डीएनए एक प्रोटीन है, इनिशिएटर प्रोटीन है जो कि बैक्टीरिया में रेप्लिकेशंस को स्टार्ट करता है. ठीक है, जब रेप्लिकेशन होती है तो वहां पे रेप्लिकेशन बबल्स बनते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ही आपकी रेप्लिकेशन जो है वो होती है. ठीक है, इन रेप्लिकेशन बबल्स में. ठीक है, तो आपके कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं? पहला तो मोस्ट प्राइमरी एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो कि कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था. ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि डीएनए स्ट्रैंड के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा वो किसका होगा? डीएनए का होगा. ठीक है, तो ये क्या करता है? न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है टू द ग्रोइंग स्ट्रैंड. जो आपका न्यू स्ट्रैंड बनता है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स को कौन ऐड करता है? ये डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है. और किस तरह से ऐड करता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मतलब ए के अगेंस्ट टी होगा, जी के अगेंस्ट सी होगा, सी के अगेंस्ट जी होगा. ठीक है, और आपका
टी के अगेंस्ट ए होगा। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में 3 पॉलीमरेसेस एंजाइम होते हैं, 1, 2 एंड 3। 1 को कॉनबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं, ये जो आरएनए प्राइमर्स है उनको रिमूव करता है, और 1 एंड 2 डीएनए रिपेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है। और जो प्रोकैरियोट में डीएनए जो पॉलीमरेस 1 है, ये आपका बेसिकली ये आपका प्राइमर्स को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। और जो पॉलीमरेस 3 है, ये मेन एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में 5 तरह के रेप्लिकेटिंग पॉलीमरेसिस एंजाइम होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। अल्फा वाला जो है रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, मतलब जो स्टार्ट के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना, जो स्टार्ट वाले न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो ये ऐड करेगा। बीटा वाला डीएनए रिपेयर करेगा। गामा वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रिपेयर करता है। डेल्टा वाला रेप्लिकेशन एक्टिविटी करता है, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड की। और एप्सिलॉन जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, देन आता है हेलिकेस एंजाइम, इनको मॉलिक्यूलर मोटर्स भी बोलते हैं। ये डबल हेलिक्स को अनवाइंड करते हैं, मतलब आपका डीएनए का मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऐसा होता है ना। ठीक है, हेलिकेस क्या करता है, इसको अनवाइंड करता है, ये इसको तोड़ता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं ना इनके बीच में, उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है और इस तरह से उसको अनवाइंड करता है, एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है, और इसी रेप्लिकेशन फॉर्क में आपकी रेप्लिकेशन होती है। और इसको अपनी एक्टिविटी करने के लिए एटीपीस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देन आता है टोपोआइसोमरेज। ये क्या करते हैं, अब जब आपका एक रिबन ले लो आप, ठीक है, उसको जब आप खोलते हो तो पीछे गांठ लग जाती है ना, जैसे जैसे आप इसको खोलते जाओगे तो पीछे गांठ लग जाएगी, कॉइलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो उसी कॉइलिंग को अनवाइंड करने के लिए, उसी कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए टोपोआइसोमरेज क्या करता है, इस स्ट्रेस को रिलीव करता है। पहले इसको स्ट्रैंड को कट करेगा और फिर उसको ज्वाइन करेगा, ठीक है, ताकि वहां पे पीछे कॉइलिंग ना हो। टोपोआइसोमरेज 1 जो है वो सिंगल स्ट्रैंड को कट करता है, उसको एटीपी की जरूरत नहीं होती। जो टोपोआइसोमरेज 2 है, जो दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है, उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से बनता है आपका एमआरएनए। तो उस ट्रांसक्रिप्शन में भी टैंगलिंग ना हो, डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस में टैंगलिंग ना हो और स्मूथली डीएनए से आरएनए बन जाए, उसमें भी टोपोआइसोमरेज जो है वो हेल्प करता है। तो टोपोआइसोमरेज ऑलमोस्ट हर सेल्स को रिक्वायर होता है, इसीलिए हाँ ये प्राइम टारगेट होता है फॉर एंटी कैंसर ड्रग्स। ठीक है, तो अगर हम टोपोआइसोमरेज के फंक्शंस का इंटरफेयर करें तो ये ड्रग्स जो हैं, ये जो आपके रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स हैं उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब टोपोआइसोमरेज 2 जो है प्रोकैरियोट्स में उसको डीएनए गायरेज बोला जाता है, जो कि नेगेटिव सुपरक्वाइल्स जो है इंट्रोड्यूस करता है डीएनए में। और डीएनए की रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया में डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टोपो 4 भी होता है, जो कि टोपोआइसोमरेज 2 की ही टाइप है। ठीक है, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, रेप्लिकेशन के बाद, रेप्लिकेशन हो जाने के बाद जो भी टेंगलिंग होगी, जो भी सुपर क्वाइलिंग होगी, उसको रिमूव करेगा रेप्लिकेशन हो जाने के बाद। वेरस गायरेज क्या करे, रेप्लिकेशन के दौरान जो भी आपकी क्वाइलिंग होगी उसको रिमूव करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब आपने डीएनए को खोल तो दिया है, ठीक है, बट अब डीएनए है उसको खोल दिया, बट ये अगर इसको छोड़ दोगे फिर से क्वाइलिंग कर देगा ना। अगर इसको छोड़ दोगे तो दोबारा से क्वाइलिंग हो जाएगी। इसकी क्वाइलिंग ना हो तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो आके अटैच हो जाते हैं, ताकि वो सिंगल स्ट्रैंड जो है वो स्टेबलाइज हो सके। इसकी कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, इसको सिर्फ यही काम होता है कि हेलिकेस ने उसको अलग कर दिया है। ठीक है, टोपोआइसोमरेज सुपर क्वाइलिंग को रिमूव कर रहा है, इसका काम होगा कि उस सिंगल स्ट्रैंड्स को सिंगल स्ट्रैंड्स ही बनाए रखना, दोबारा से उसकी क्वाइलिंग ना होने देना। ठीक है, ताकि डीएनए की सिंथेसिस हो सके। अब आता है प्राइमेस। प्राइमेस क्या करता है, शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स को क्रिएट करता है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के ऊपर, क्योंकि ये आरएनए प्राइमेस के ऊपर ही तो आपके न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एड ऑन होंगे। ठीक है, बाद में प्राइमर्स को रिमूव कर दिया जाता है। देन डीएनए लाइगेज, जिसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, खुराना ने इसको डिस्कवर किया था। जो आपके न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे ना, उन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए आपके पास ये लाइगेज एंजाइम होता है, ये इन फ्रेगमेंट्स को जो है वो ज्वाइन करता है। ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन होती है वो 5' to 3' होती है।
और जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होते हैं 3' एंड पे ऑफ द ग्रोइंग डीएनए चेन, ये याद रखना। ठीक है, तो ये था आपका डीएनए में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। Okay, do like and subscribe Study with Palak. You can join our Telegram group, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.